हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मेरे लेक्चर्स को देख रहे होंगे। देखिए दोस्तों, आज अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा इंडियन एविडेंस एक्ट में। पार्ट सेकंड ही चल रहा है। पार्ट सेकंड में एक चैप्टर नया स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है चैप्टर 5 स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चैप्टर 5 का नाम है डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। ठीक है। इस पूरे चैप्टर में मतलब सेक्शन 61 से लेके ये स्टार्ट होगा। 61, 62, 63, 64, 65, इसमें जो है 5 सेक्शन मुख्य रूप से बताए जाएंगे। तो इसमें हम 3 क्वेश्चंस का आंसर जानेंगे। पहला क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज प्राइमरी एविडेंस। ठीक है। दूसरा होगा व्हाट इज सेकेंडरी एविडेंस। और तीसरा रहेगा हाउ ए डॉक्यूमेंट में बी प्रूव बाई प्राइमरी एविडेंसेस एंड सेकेंडरी एविडेंसेस। इन 3 क्वेश्चंस के ही हम आंसर जानेंगे पूरे जो है आज के लेक्चर में। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर आप जो है आपने पिछले लेक्चर देखा होगा तो पिछले लेक्चर में मैंने एक बात बताई थी। पिछले लेक्चर में आपको सेक्शन 59 पढ़ाया था। सेक्शन 59 वहाँ से थोड़ा सा कनेक्ट करके लाते हैं। सेक्शन 59 बताया था तो उसमें क्या था, सेक्शन 59 खोलिए और देखिए। All facts except the contents of the document may be proved by the oral evidences। उसमें ये था all fact, लिख देता हूँ, all facts may be proved by oral evidences except the contents of the document। ठीक है कि कोई भी फैक्ट जो है ओरल एविडेंस से प्रूफ किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को प्रूफ नहीं किया जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन आता है कि हाउ ए कंटेंट्स ऑफ ए डॉक्यूमेंट में बी प्रूव, कि कंटेंट्स ऑफ ए डॉक्यूमेंट कैसे प्रूव होंगे। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको जब हम पढ़ना स्टार्ट करें सेक्शन 61 ही देता है। एक लाइन का सेक्शन है, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं इसमें। तो एक लाइन का सेक्शन ही ये बता देता है कि हाउ ए कंटेंट्स ऑफ ए डॉक्यूमेंट में बी प्रूव्ड। देखिए पहला क्या कहता है, the contents of the document may be proved either by primary evidences or secondary evidences। means जो contents of document है, वो प्राइमरी एविडेंस से या सेकेंडरी एविडेंस से प्रूव किया जा सकता है। जब इसमें सिर्फ एक ही लाइन का है, फिर अगला क्वेश्चन ये आ जाएगा कि प्राइमरी एविडेंस क्या होता है और सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है। समझ में आया? तो इसका आंसर प्राइमरी एविडेंस क्या है और सेकेंडरी एविडेंस क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको 62 और 63 में मिलेगा। देखिए 62 में बताया गया है कि प्राइमरी एविडेंस क्या है, 63 में बताया गया है, अभी मोटा मोटी समझा रहा हूँ, एक एक सेकंड सही से बताऊंगा कि सेकेंडरी एविडेंस क्या है। ठीक है। और 64 में बताया गया कि हाउ ए डॉक्यूमेंट में बी प्रूव बाई ए प्राइमरी एविडेंस। 65 में बताया है कि किन परिस्थितियों में सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। मीन्स ए कंटेंट्स ऑफ ए डॉक्यूमेंट में बी प्रूव बाई द सेकेंडरी एविडेंसेस। उन परिस्थितियों में तो दे सकते हैं। तो ये सारे सेक्शन साथ में डील करेंगे, इनके बारे में एक मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, हाँ यहाँ एक बात और बताने के लिए रह जाती है कि हम जब डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट क्या है। देखिए जब सेक्शन 3 पढ़ाया था इंडियन एविडेंस एक्ट में ही, तो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन भी बताई थी। डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन क्या थी? डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन थी कि अगर कोई चीज़ जो है फिगर से, मार्क से या कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर और मार्क्स से अगर किसी जो है मेटल पे, किसी स्टोन पे या किसी चीज़ पे, ठीक है, लिख दी गई है
तो उसको हम डॉक्यूमेंट कह रहे थे। ठीक है, यही डेफिनेशन आप पढ़िएगा सेक्शन 3 में जाके। ठीक है दोस्तों, अब विधिवत रूप से पढ़ते हैं एकदम, जैसे कि अगर आपको इस पे लॉन्ग आंसर भी लिखना पड़ा, मेरे देखिए सारे लेक्चर्स इसी तरीके से मैं पढ़ाता हूँ कि अगर मान लीजिए अगर आपको उस टॉपिक पे, जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर अगर आपको कोई जो है लॉन्ग आंसर या फिर जो है उस पर डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना पड़े तो आप आराम से लिख सकें। इस वजह से मेरा एक जो है सिस्टम से चलता है पूरा। ठीक है, तो दोबारा से आते हैं उधर ही कि सेक्शन 59 से कनेक्ट करके चलते हैं कि 59 में क्या है। 59 में ये बताया गया था दोस्तों कि कंटेंट्स ऑफ ए डॉक्यूमेंट को छोड़ के कोई भी चीज़ जो है ओरल एविडेंस से प्रूव की जा सकती है। ठीक है, तो अब बात अगला क्वेश्चन आया कि कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रूव होंगे, तो ये बता दिया 61 में। 61 ने क्या बताया, कंटेंट्स ऑफ ए डॉक्यूमेंट मे बी प्रूव बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंसेस, यही है। ठीक है, अब देखिए अब दूसरा आता है कि प्राइमरी एविडेंस क्या है। प्राइमरी एविडेंस के लिए 62 पढ़ेंगे, प्राइमरी एविडेंस को जानने के लिए। देखिए खोलिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बेयर एक्ट को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बेयर रीडिंग ही है, बेयर एक्ट को ही पढ़ना है सही से, तो इस वजह से मैं भी बेयर एक्ट लेके आया हूँ आज। देखिए, प्राइमरी एविडेंस मीन्स द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। प्राइमरी एविडेंस का मतलब क्या है, 62 में 62 साफ साफ कहता है प्राइमरी एविडेंस का मतलब है कि वो डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट है उसी को प्राइमरी एविडेंस कहा जाएगा। ठीक है, प्राइमरी एविडेंस ये हो गया। प्राइमरी एविडेंस वैसे होता क्या है, प्राइमरी एविडेंस अगर देखा जाए तो वो होता है कि अगर जो है किसी केस में वो एविडेंस दे दिया तो उसके अलावा कोई चीज़ ऐसी नहीं बचती कि जो कोर्ट में एज एविडेंस दी जाए। मतलब बेस्ट एविडेंस कह लो या कुछ भी कह लो, अगर वो दे दिया उसके बाद कुछ भी कोर्ट में आपको देने के लिए नहीं बचता है। वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, उसी को कहते हैं प्राइमरी एविडेंस, मोटे तौर पे कहेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए वो डॉक्यूमेंट की फॉर्म में है तो वो डॉक्यूमेंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला जो है इसमें क्या है, देखिए इसमें एक एक्सप्लेनेशन दिया है। एक्सप्लेनेशन, ये सारी चीज़ें समझने की है। पहला एक्सप्लेनेशन क्या है, साफ कर देता हूँ साथ के साथ, एक तो बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन कहता है वेयर ए डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स, ईच पार्ट इज ए प्राइमरी एविडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट। अगर कोई एक्सप्लेनेशन 1 कहता है 62 का एक्सप्लेनेशन 1, ठीक है, 62 का एक्सप्लेनेशन 1 सेक्शन, कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट जो है सेवरल पार्ट्स में एग्जीक्यूट किया गया है तो जो पार्ट्स हैं, मान लीजिए एक पार्ट में किया गया है, 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, 4 पार्ट में जो भी किया गया है, तो जो मान लीजिए 4 पार्ट में किया गया तो चारों जो पार्ट होंगे उसके वो प्राइमरी एविडेंसेस माने जाएंगे। देखिए इसको एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं। मान लीजिए कि अगर कोई मान लीजिए फैमिली प्रॉपर्टी है, फैमिली प्रॉपर्टी को ABCD 4 लोगों में बांटना है, तो एक यहाँ पे पार्टीशन डीड, मान लीजिए पार्टीशन डीड जो है एग्जीक्यूट की जाती है उनके द्वारा, तो इस पे पार्टीशन डीड पे ABC चारों लोग साइन करेंगे और ये 4 पार्ट में जो है बनाई जाएगी, 4 पार्ट में। ठीक है, 4 पार्ट में बनाई जाएगी और एक एक पार्ट 4 लोग रख लेंगे। ठीक है, तो इसी को अगर मान लीजिए कोई सेवरल जो है पार्ट्स में एग्जीक्यूट की गई है तो ये चारों चीज़ें प्राइमरी एविडेंस समझी जाएंगी। ठीक है, दूसरा देखिए इसी में दूसरा भी दिया है, वेयर ए डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट, ईच काउंटर पार्ट बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय वन और सम ऑफ द अदर पार्टी ओनली, ईच काउंटर पार्ट इज ए प्राइमरी एविडेंस एज अगेंस्ट द पार्टी एग्जीक्यूटिंग इट। कभी कभी क्या होता है, देखिए इसी का है एक्सप्लेनेशन फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट है, उसमें क्या है कि कभी कभी जो है डॉक्यूमेंट्स काउंटर पार्ट्स में जो है एग्जीक्यूट किए जाते हैं। काउंटर पार्ट क्या होता है, काउंटर पार्ट ये होता है कि मान लीजिए एक पार्टी है, पार्टी ए, ठीक है, ये है पार्टी बी, ठीक है, ये मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रही है
तो ये अपनी टर्म्स बताएगी। इसमें मान ली एक अपनी पार्ट वाले जो डॉक्यूमेंट होगा उसमें अपनी टर्म्स बताएगी कि मैं इस टर्म्स पे कॉन्टैक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, जिसमें सारे टर्म्स लिखे होंगे और इस पर ये साइन करेगा। दूसरी पार्टी होगी जो उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर रही होगी, वो उसमें ये लिखेगी हाँ जो आपने जो टर्म्स लिखे हैं मैं उनको एक्सेप्ट करता हूँ सारी चीज़ों को। मतलब ये दो पार्ट्स में एग्जीक्यूट हो रहा है। इसने जो एग्जीक्यूट किया इसने इस पर साइन किए, इसने जो एक्सेप्टेंस वाला किया इसने इस पर साइन किए, ठीक है, साइन कर दिए, ठीक है। तो अगर कोई डॉक्यूमेंट जो इसने एग्जीक्यूट किया है वो इसके खिलाफ यूज होना होगा तो इसके खिलाफ वो प्राइमरी समझा जाएगा, ठीक है। अगर कोई डॉक्यूमेंट जो इसके खिलाफ, मान ली पार्टी बी है, जो पार्टी बी के खिलाफ यूज होना होगा तो उसको प्राइमरी समझा जाएगा, क्योंकि बी वाले पार्ट को किसने एग्जीक्यूट किया है, जो है इसी ने एग्जीक्यूट किया है, इसी ने साइन किए हैं, ठीक है। और काउंटर पार्ट में क्या होता है, ये वाला डॉक्यूमेंट इसको दे दिया जाता है, ये वाला डॉक्यूमेंट इसको दे दिया जाता है। और मान लीजिए जो पार्ट इन्होंने एग्जीक्यूट नहीं किया है वो इनके अगेंस्ट सेकेंडरी एविडेंस होता है। मान लीजिए ए ने बी वाला पार्ट जो है एक्सेप्टेंस वाला एग्जीक्यूट नहीं किया है, तो जो जब भी कोई बात होगी एक्सेप्टेंस से रिलेटेड कभी केस में कोई बात उठेगी तो बी वाला जो एविडेंस जो डॉक्यूमेंट होगा, जो पार्ट वाला जो डॉक्यूमेंट होगा वो जो है सेकेंडरी एविडेंस समझा जाएगा। ऐसे ही जो इन एग्जीक्यूट किया है अगर बी के खिलाफ किया जाएगा तो वो जो है सेकेंडरी एविडेंस समझा जाएगा। और जिस पार्टी ने जो एग्जीक्यूट किया है वो उसके खिलाफ ही अगर यूज होना है तो वो हमेशा प्राइमरी होगा, ठीक है दोस्तों। जैसे इसमें क्या, जैसे समझ सकते हैं, जैसे क्या होता है कि पट्टा वाला जो दिया जाता है जमीन का पट्टा और दूसरी पार्टी उसको कबूलियत करती है, कबूलियत या फिर कहते हैं उसको जो है मुचलका कहते हैं ऐसा, ठीक है। तो जिसमें दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करती है तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए काउंटर पार्ट वाले पे। काउंटर पार्ट में यही याद रखना है कि जब हम आपको जब सेकेंडरी एविडेंस बताएंगे तब इसमें जो बताएंगे ये भी बात बताएंगे कि जिस पार्टी ने ये एग्जीक्यूट नहीं किया है वो उसके खिलाफ जो है सेकेंडरी एविडेंस होता है। जब 65 में बताएंगे तो ये भी एग्जाम बनेगा वहाँ पे, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्या रह जाता है, देखिए एक्सप्लेनेशन टू क्या कहता है। एक्सप्लेनेशन टू से बहुत छोटी सी बात करता है। वेर ए नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट आर मेड बाय वन यूनिफॉर्म प्रोसेस एज इन द केस ऑफ प्रिंटिंग, लिथोग्राफी, फोटोग्राफी, ईच इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द रेस्ट वट वेयर दे आर और कॉपीज ऑफ द कॉमन ओरिजिनल दे आर नॉट प्राइमरी एविडेंसेस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है, या कंटेंट्स ऑफ द ओरिजिनल। इसमें बहुत सिंपल सी बात है, मान लीजिए कोई भी चीज़, कोई डॉक्यूमेंट जो है किसी यूनिफॉर्म प्रोसेस से बनाया गया है, जैसे लिथोग्राफी है या फोटोकॉपी या जो है फोटो कॉपी वगैरह इस तरीके से बनाया गया है, ठीक है। फोटोकॉपी नहीं, सॉरी फोटोकॉपी नहीं, फोटोग्राफी, ठीक है, फोटोकॉपी तो सेकेंडरी हो जाएगा, फोटोग्राफी के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो अगर एक ही यूनिफॉर्म प्रोसेस से बनाया गया है तो वो प्राइमरी एविडेंस होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एक ये है और इससे बहुत सारी कॉपी बनाई जा रही हैं तो ये प्राइमरी एविडेंस नहीं होगा, ये सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगा। जैसे जो 40 स्टेट वाला केस होता है, जीरोक्स वाला केस होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। अगर यूनिफॉर्म प्रोसेस से बनाया गया है जैसे लिथोग्राफी है और क्या है फोटोग्राफी है, ठीक है, या प्रिंटिंग के द्वारा बनाया गया है तो जो सारी चीज़ें बनेंगी वो जो है क्या होंगी, प्राइमरी एविडेंस होंगी। और अगर मान लीजिए किसी एक ओरिजिनल कॉपी से बनाया है तो वो जो है सेकेंडरी एविडेंस होगा, जो आगे देखेंगे। इसमें नहीं, इसमें ये इतना ही लिखा है कि वो प्राइमरी एविडेंस नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया आपका 62। देखिए आज हमने जान लिया 61 में जाना कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो है प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंसेस से प्रूव किया जा सकता है। 61 में एक द कंटेंट्स ऑफ ए डॉक्यूमेंट में बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंसेस, ठीक है। 61 में ये जान लिया, 62 में ये जान लिया
कि प्राइमरी एविडेंस क्या होता है। प्राइमरी एविडेंस 62 में क्या क्या जाना है, एक बार जल्दी से रिकैप करो। पहला कि प्राइमरी एविडेंस क्या होता है। प्राइमरी एविडेंस वही होता है जो कंटेंट्स ऑफ जो डॉक्यूमेंट होता है उसी को प्राइमरी एविडेंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई भी डॉक्यूमेंट जो है सेवरल पार्ट्स में बनाया गया है, तो जो सेवरल पार्ट्स में बनाया गया है तो वो भी प्राइमरी एविडेंस होता है। मान लीजिए काउंटर पार्ट में बनाया गया है, वो भी प्राइमरी एविडेंस होता है। एक यूनिफॉर्म प्रोसेस से बनाया गया है, वो भी जो है प्राइमरी एविडेंस होता है। लेकिन अगर ओरिजिनल से कोई और कॉपियाँ बनाई गई हैं तो वो जो है प्राइमरी एविडेंस नहीं होता है। ठीक है, इतना जान लिया अब तक 62 में। अब आते हैं 63 की तरफ। कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ और सिर्फ जो है बेयर एक्ट की जो है भाषा है उसको ही मैं एलेबोरेट कर रहा हूँ, कुछ विशेष तो नहीं बता रहा। देखिए 63 में क्या है, सेकेंडरी एविडेंसेस। 63 में बताया गया है कि सेकेंडरी एविडेंस क्या होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए सेकेंडरी एविडेंस में सेकेंडरी एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स। देखिए अगर आप मेरे लेक्चर्स को देखते आ रहे हैं, मीन्स एंड इंक्लूड्स, तो आप इसका मतलब जानते होंगे। इसका फिर भी मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब होता है वाटर टाइप डेफिनेशन है, जो लिखा गया है उतना ही होगा। मतलब सेकेंडरी एविडेंस, इसमें 5 कंडीशन बताई गई हैं, वो 5 चीज़ें ही सेकेंडरी एविडेंस होंगी। ठीक है, मोटे तौर पर। ठीक है, पहला है सर्टिफाइड कॉपी गिवन अंडर द प्रोविजंस हेयर आफ्टर कंटेंट। पहला है सर्टिफाइड कॉपी। सर्टिफाइड कॉपी होती है वो सेकेंडरी एविडेंस होती है। ठीक है, अभी हम इसमें ये जान रहे हैं कि सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है। जो सर्टिफाइड कॉपी होती है, सर्टिफाइड कॉपी जो होती है, सर्टिफाइड कॉपी किस चीज़ की, किसी डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी होती है, वो जो है सेकेंडरी एविडेंस होती है। आप जो है कई एक्ट्स में देखोगे, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में भी जब जो है शादी जो है रजिस्ट्रेशन हो जाता है, अगर बात कभी उठती है वहाँ से एक सर्टिफाइड कॉपी मिल जाती है। मान लीजिए कि अगर किसी ने एफआईआर की है तो एफआईआर की भी एक सर्टिफाइड कॉपी आती है। जो सर्टिफाइड कॉपी जो आती है वो सेकेंडरी एविडेंस होती है। ये आपको ध्यान रखना है पहली बात। देखिए दोस्तों, दूसरी बात जो आपको याद रखनी है, कॉपीज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल बाय मैकेनिकल प्रोसेस which in themselves ensure the accuracy of the copy and copies compared with such copies। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई मैकेनिकल प्रोसेस से बनाई गई है, जो है डॉक्यूमेंट बनाया गया है, जैसे जीरोक्स है, फोटो स्टेट है, कार्बन कॉपी है, और जो है अगर पहले जो फोटो चलता था इसमें क्या होता था, कार्बन कॉपी कहते थे ना, उसको क्या कहते थे, नेगेटिव। ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, ये जो है मैकेनिकल प्रोसेस, एक ही मैकेनिकल प्रोसेस से बनाई गई हैं, ये क्या हो जाती हैं, सेकेंडरी एविडेंस हो जाती हैं। ठीक है, और ये भी बात याद रखना है कि जो मैकेनिकल प्रोसेस है उसमें वो इस तरीके का ही होता है कि उसमें ज़्यादातर क्या है, जो कंटेंट्स होते हैं उसमें एक्यूरेसी रहती है। मतलब जो उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था उसी की वो जो है जीरोक्स कॉपी कहते हैं, या फिर हूबहू जो कॉपी आती है, ठीक है, वो जो है उसकी जो है सेकेंडरी एविडेंस हो जाता है। लेकिन इसमें एक और बात जो है, अगर मान लीजिए अगर जो जीरोक्स कॉपी है, जीरोक्स से जीरोक्स कर रहे हैं, ठीक है, वो भी हो जाएगी, लेकिन उसको फिर जो है क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। अगर जीरोक्स से जीरोक्स करिए तो वो कंपेयर करके जो है उसकी सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगी। ठीक है, ओरिजिनल के साथ कंपेयर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला है कॉपीज मेड फ्रॉम और कंपेयर विद द ओरिजिनल। तीसरा, कॉपीज मेड फ्रॉम और कंपेयर विद द ओरिजिनल। अगर मान लीजिए ना तो वो जो है सर्टिफाइड कॉपी है, ना किसी मैकेनिकल प्रोसेस से बनी हुई है, लेकिन उसमें क्या है, कोई डॉक्यूमेंट था, दूसरे आदमी ने एक आदमी ने उस डॉक्यूमेंट को पढ़ा, दूसरे आदमी ने उसे लिखा, मतलब एक ने डिक्टेट किया, दूसरे ने उसे राइट किया, तो उस केस में क्या ये जो है सेकेंडरी एविडेंस हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। लेकिन आपको
जो उस दोनों के कंटेंट्स को मिलाना पड़ेगा। मिला लिया, एक बार कंपेयर कर लिया तो वो जो है सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगी। ठीक है। चौथी बात, काउंटर पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट एज अगेंस्ट द पार्टी हु डिड नॉट एग्जीक्यूट दैम। जो अभी मैंने आपको बताया था, जो है काउंटर पार्ट में जो अगर जिन्होंने वो एग्जीक्यूट नहीं किया है वो उनके खिलाफ क्या होता है, वो सेकेंडरी एविडेंस होता है। अगर एग्जीक्यूट किया है सेम और डॉक्यूमेंट उनके खिलाफ यूज हो रहा है तो वो प्राइमरी होता है, तभी बता दिया था। देखिए वो अगला है जिसमें थोड़ा सा समझना है, इधर लिख देता हूँ। पांचवा है ओरल अकाउंट्स ऑफ द contents of the document given by some person who has himself seen it. Oral account of the contents of the document who the person who has seen it means, अगर मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया जा रहा है और जिस समय एग्जीक्यूशन किसी डॉक्यूमेंट का किया जा रहा है उस समय वो आदमी उस समय उपस्थित है, तो वो दे सकता है उसके जो है सेकेंडरी एविडेंस जो है वो ओरल अकाउंट दे सकता है, उसमें क्या लिखा गया है। लेकिन यहाँ पे वर्ड सीन यूज किया गया है, उसको आप जो है हमेशा जो है रीड मान के चलिएगा। ठीक है, सीन वर्ड यूज किया गया है, ये समझने वाली बात है, उसको आप रीड मानेंगे। ठीक है। अगर मान लीजिए कोई जो है, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर मान लीजिए कोई जो है किसी डॉक्यूमेंट का एग्जीक्यूशन हो रहा है, ठीक है, और डॉक्यूमेंट का एग्जीक्यूशन हो रहा है तो उस समय कोई अनपढ़ आदमी वहाँ पे उपस्थित है, उसने ये सारे प्रोसेस को देखा है लेकिन उस डॉक्यूमेंट को पढ़ा नहीं है, ठीक है, या पढ़ ही नहीं सकता, तो वो उस चीज़ के ओरल अकाउंट जो है कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट नहीं दे सकता। क्योंकि यह सीन का मतलब ये नहीं है कि उसने एग्जीक्यूशन होते हुए देखा हो, यहाँ सीन का मतलब ये है कि उसने उस कंटेंट्स को पढ़ा हो। समझ में आया? ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है। अगर मान लीजिए वो इलिटरेट पर्सन है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो उसके जो है कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट का ओरल अकाउंट नहीं दे सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। ऐस अगर आप कहें कि मान लीजिए उससे किसी दूसरे ने पढ़ के सुना दिया, मान लीजिए एग्जीक्यूशन हुआ, वो आदमी अनपढ़ था, पढ़े लिखे आदमी ने उस अनपढ़ को पढ़ के सुना दिया उसी समय जिस समय एग्जीक्यूशन हो रहा है, तब भी नहीं दे सकता है। आप ध्यान रखिएगा, उसने अपनी खुद की आंखों से पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, जो इसमें यही समझने वाली बात थी। ठीक है दोस्तों, अब तक हम जान गए दोस्तों कि जो है प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है। ठीक है। अब देखिए 64 से पढ़ते हैं। 64 में क्या है, देखिए 64 में बहुत सिंपल सी बात बोली गई है, आप अपना डायरेक्ट निकालें पढ़ें। डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंसेस एक्सेप्ट इन द केसेस हियर एंड आफ्टर मेंशन। कि कोई देखो 64 में सिर्फ इतनी सी बात बोली गई है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एविडेंस से ही प्रूव किया जाएगा। मैंने जब आपको बेस्ट एविडेंस का रूल बताया था तो उसमें जो 64 भी बताया था, ठीक है, कि किसी भी जो है डॉक्यूमेंट को, किसी भी डॉक्यूमेंट को उस जो है किससे प्रूव किया जाएगा, सिर्फ प्राइमरी एविडेंसेस से ही प्रूव किया जाएगा। ए कंटेंट मस्ट बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंसेस एक्सेप्ट इन द केसेस हियर एंड आफ्टर मेंशन। जो हियर एंड आफ्टर मेंशन का वो बाद में बताते हैं। तो मतलब पहली बात आती है कि डॉक्यूमेंट को प्राइमरी एविडेंस से ही प्रूव किया जाना है, ये बात लिखी है 64 में। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें कि 65 में बताए गए हैं, उन केसेस में जो है कोई भी डॉक्यूमेंट जो है सेकेंडरी एविडेंस से भी प्रूव किया जा सकता है। मींस ये 65 ये बताता है कि किन केसेस में सेकेंडरी एविडेंस दिए जा सकते हैं। तो मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट जो है कब सेकेंडरी एविडेंस से प्रूव किया जा सकता है। इसमें भी जो है ए से लेकर जी तक कंडीशंस बताई गई हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, देखिए 65 में आ जाते हैं। 65 सेक्शंस हैं, लिख लिया कीजिए नंबर जो है सेक्शन 65 में आप जो है कई सारी चीज़ें जानेंगे। देखो पहले क्या है, पहले व्हेन द ओरिजिनल इज शोन और अपीयर टू बी इन द
पोजीशन ऑफ और पावर ऑफ द पर्सन अगेंस्ट हुम द डॉक्यूमेंट इज सॉट टू बी प्रूव्ड। देखिए पहली कंडीशन ये है, पहली कंडीशन है कि जिस आदमी के खिलाफ जो डॉक्यूमेंट यूज किया जाना है, ठीक है, उसी पर है वो, उसी के पास है वो डॉक्यूमेंट, फिर वो जो है उस डॉक्यूमेंट को क्यों देगा। ठीक है, मान लीजिए किसी केस में ए वर्सेस बी है और ये डॉक्यूमेंट बी के पास है, बी जो है इसका अपोजिट पार्टी हो गया। मान लीजिए कि इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर अपोजिट पार्टी पे है, ठीक है, पहली जिसके खिलाफ वो डॉक्यूमेंट यूज किया जाना है, ठीक है, पहली कंडीशन ये हो गई। और दूसरी कंडीशन इसी में है, ये पहले में ही ऐसे करके बताते हैं, ठीक है। इसमें दूसरी क्या है, ऑफ एनी पर्सन आउट ऑफ, ठीक है, या ऑफ एनी पर्सन आउट ऑफ द रीच ऑफ और नॉट सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, या वो जो प्राइमरी एविडेंस है उसके पास है, जो पर्सन जो है आउट ऑफ द रीच ऑफ द कोर्ट है, ठीक है, या सब्जेक्ट टू प्रोसेस नहीं है। प्रोसेस का मतलब सम्मन और वारंट वगैरह, सम्मन ही जो है इशू किया जाता है किसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए, किसी व्यक्ति को जब कहा जाता है तो सम्मन किया जाता है। आपने सीआरपीसी में सेक्शन 91 पढ़ा होगा, समन टू प्रोड्यूस ए डॉक्यूमेंट, उसमें पढ़ा होगा, लेकिन वो कहाँ पे है कि भी प्राइवेट पर्सन को भी जो है कोर्ट जो है कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए बोल सकता है, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अगर वो ऐसा पर्सन है जिसके खिलाफ जो है वो सम्मन ही नहीं इशू किया जा सकता है, या फिर वो ऐसा पर्सन है जो आउट ऑफ द रीच ऑफ द कोर्ट, मान ली किसी विदेश वगैरह में रहता है, तो तब जो है दूसरी कंडीशन ये हो गई, ठीक है। तीसरी कंडीशन, व्हेन आफ्टर द नोटिस मेंशन्ड इन सेक्शन 66 सच पर्सन डज नॉट प्रोड्यूस इट, ठीक है, लीगली बाउंड पर्सन। अगर मान लीजिए कोई लीगली बाउंड पर्सन है, लीगली बाउंड पर्सन है और 66 में आगे अभी हम देखेंगे सेक्शन 66 में उसको जो है, जो लीगली बाउंड पर्सन है कि जिसको वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस ही करना है, वो उसको नोटिस भी भेज दिया है कि साहब उस जो है डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करो, उसके बाद भी वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ठीक है, तब तो इसमें से जो है 65 के 1 में, ठीक है, हमने 3 कंडीशनें जानी है। पहली कि अगर वो डॉक्यूमेंट जिसके खिलाफ यूज किया जाना है उसी के पास है, यानी अपोजिट पार्टी के पास है, तब, ठीक है, या फिर जो पर्सन आउट ऑफ द रीच है, या जो जिसके खिलाफ प्रोसेस इश्यू नहीं किया जा सकता उसके पास है डॉक्यूमेंट, तब, या लीगली बाउंड पर्सन जिसको कि नोटिस इशू कर दिया गया है फिर भी वो जो है उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तब इन तीनों कंडीशन में, ठीक है, सेकेंडरी एविडेंस और जो है दिया जा सकता है। मतलब जो प्राइमरी एविडेंस अब नहीं है उसका सेकेंडरी एविडेंस दे दो, ठीक है, यही है। ठीक है दोस्तों, अगला जो इसका दूसरा पार्ट 65 का, ठीक है, 65 के दूसरे पार्ट में, व्हेन द एग्जिस्टेंस कंडीशन और कंटेंट्स ऑफ ए ओरिजिनल हैव बीन प्रूव्ड टू बी admitted in writing by the person against whom it is proved or by his representative in interest, ठीक है। इसमें दूसरे में ये बात है कि जो डॉक्यूमेंट है जिस पार्टी के अगेंस्ट जो है यूज किया जाना है, वो पार्टी जो है राइटिंग में उस चीज को एडमिट कर लेती है। ध्यान रखना, रिटन एडमिशन कहते हैं इसको, रिटन एडमिशन, ठीक है। अगर जिस पार्टी के खिलाफ कोई मान लीजिए प्राइमरी एविडेंस था वो यूज किया जाना था और उस पार्टी ने उसके कंटेंट्स को जो है एडमिट कर लिया कि हाँ उसमें ऐसी ही बात लिखी है, तो फिर उस चीज़ का जो है सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। बस शर्त यही है कि वो राइटिंग में एडमिट करे, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये हो गई, ठीक है दोस्तों। तीसरी कंडीशन ये है, when the original has been destroyed or lost, ठीक है, destroyed or lost, ठीक है, or when the party offering evidence of its content cannot for any other reason not arising from its own default or neglect produce it in reasonable time, ठीक है।
या तो वो डिस्ट्रॉय हो गया है एविडेंस, या लॉस्ट हो गया है, या कोई अदर रीजन है। ठीक है, जो पार्टी उस एविडेंस को प्रूव करना चाहती है उसमें अदर रीजन में ये देखा जाएगा कि अगर जो पार्टी उसको प्रोड्यूस करना चाहती है उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, मतलब उसको जो है उसमें कोई उसकी गलती नहीं है, इस वजह से वो जो है उसको प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, या तो वो लॉस्ट हो गया हो, या डिस्ट्रॉय हो गया हो, या अदर रीजन है, तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब भी वो जो है सेकेंडरी एविडेंस दे सकता है। लेकिन इसमें एक बात जो उठ के आती है कि मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट है वो जो है दीमक ने खा लिया है। ठीक है, वॉर्म ईटन कहते हैं जैसे, क्या उस केस में वो जो है पार्टी जो है उसका सेकेंडरी एविडेंस दे सकती है क्या, नहीं दे सकती है। ठीक है, तो देखिए इस पे डिफरेंट कोर्ट्स की अलग अलग राय है, लेकिन आपको इसमें नहीं जाना है। आपको बात जो याद रखनी है वो ये है कि इसमें जो वर्ड डेस्ट्रॉय यूज़ किया गया है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उसमें जो है वो बॉर्न ईटन में भी दे सकता है, लेकिन इस पर कोर्ट की अलग अलग राय है और सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक ऐसा कोई डिसीजन नहीं दिया है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, चौथा मैंने ABCD करके लिखना चाहिए था। ठीक है, आप ABCD लिख लेना। When the original is of a such a nature as not to be easily movable। ठीक है, कि वो easily movable नहीं है। क्या मूवेबल नहीं है? जो प्राइमरी एविडेंस है वो इजीली मूव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तब उसका जो है सेकेंडरी एविडेंस भी दिया जा सकता है। ठीक है, अब ऐसा कब हो सकता है? देखिए इसके तुम्हें बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, जो मैं किताब में लिखा है वही बोलता हूँ। देखिए इसमें क्या होता है कि एक पार्टी होती है, एक मान ली A वर्सेस B केस चल रहा होता है, तो एक मान ली B पार्टी, एक पार्टी होती है, मैं ऐसे ही समझा देता हूँ कि एक पार्टी होती है जिसको क्या ये प्रूव करना होता है कि वो प्रॉपर्टी उसकी है, और दूसरी पार्टी उस प्रॉपर्टी के पोजीशन में होती है, उसके पास ना कोई सेल डीड होती है, वो कैसे भी उसके पोजीशन में आ चुका है, और दूसरी पार्टी ये प्रूव करना चाहती है कि वो उसकी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है। तो क्या होता है कि उस प्रॉपर्टी पे मान एक कुआं था, ये केस है डिसाइडेड है, उस प्रॉपर्टी पे एक कुआं था, तो उस कुएं में एक जो है वो लगी हुई थी पटिया जिसे कहते हैं हिंदी में, तो उस पर सारा लिखा हुआ था कि इसको इन्होंने बनवाया, इनकी याद में बनवाया, इतनी सन में बनवाया, ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी। तो अब उसको कुएं पे तो नहीं लाया जा सकता कोर्ट में, इजीली मूवेबल नहीं है, तो उस केस में कोर्ट क्या करता है कि या तो कोई उसका फोटोग्राफ वगैरह हो, ठीक है, या फिर कोई ऐसी चीज़ हो, कोई किसी पर्सन को भेजेगी और उससे कहेगी जो है बताओ इसमें इस तरीके की चीज़ लिखी है कि नहीं लिखी है, तो जो है उसका जो है सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। उस केस में जिसमें ये कुएं वाली बात है, उसमें उसका जो है सेकेंडरी एविडेंस दिया गया था, उस जो है कुएं में जो लिखा गया था। ठीक है, हमको जानना ये है कि सेकेंडरी एविडेंस किन किन कंडीशन जो है सर्कमस्टेंसेस में दिया जा सकता है। ठीक है, व्हेन द ओरिजिनल, अगला है जो आपको देखना है, व्हेन द ओरिजिनल इज द डॉक्यूमेंट ऑफ विच ए सर्टिफाइड कॉपी इज परमिटेड बाय दिस एक्ट और बाय एनी अदर लॉ इन द फोर्स इन इंडिया टू बी गिवन इन एविडेंसेस। ठीक है, वो आप जो पढ़ ही चुके हैं, अगर सर्टिफाइड कॉपी है तो वो एज ए सेकेंडरी एविडेंस दी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। जो है मैंने आपको इसको एग्जाम्पल भी दे दिया है। अगला है when the original consists of the numerous accounts or other documents which cannot be conveniently be examined in the court and the fact to be proved is general result of the whole collection। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई भी जो है 6 कंडीशन ये है कि अगर मान लीजिए कोई भी जो है डॉक्यूमेंट बहुत ही जो है न्यूमरस अकाउंट में बहुत लंबा चौड़ा है या बहुत ज़्यादा उसकी जो है पेजेस में है, तो कोर्ट क्या कहेगा, जो स्किलफुल पर्सन होगा उसको ऑर्डर करेगा कि जाइए आप इसका जो है एग्जामिनेशन करके, जिसको उन चीज़ों की जानकारी होगी उसका एग्जामिनेशन करके एक छोटा सा हमको बना के दो, जिससे कि हम इसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो उस केसेस में भी जो है उसका सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है।
ठीक है दोस्तों, अब 65 में आप जो है जान गए कि कौन कौन सी कंडीशंस में जो है सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। देखो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। मान लीजिए पहला है कि अगर 65 में पहला था कि मान लीजिए अपोजिट पार्टी के पास है जिसके खिलाफ समन या वारंटी इशू नहीं किया जा सकता, ठीक है, या वो लीगली वन पर्सन था, उसको नोटिस दे दिया था प्रोड्यूस करने के लिए, फिर भी वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तब जो है उसके जो है सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है, ठीक है, या उसने पार्टी ने उसका रिटन एडमिशन कर लिया था तब भी सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। मान लीजिए डेस्ट्रॉय हो गई है, लॉस्ट हो गई है, और जो अगर मान लीजिए अदर कोई कंडीशन है जिसमें कि जो अपोजिट पार्टी की कोई गलती नहीं है तो उस केस में भी उसका सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। इजीली मूवेबल नहीं है तब भी उसका सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। सर्टिफाइड कॉपी एज ए सेकेंडरी एविडेंस दी जा सकती है। 6 अगर मान लीजिए न्यूमरस अकाउंट में है तब भी उसका जो है सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इस सेक्शन में सेक्शन 61 से लेके 65 तक आप ये जान गए कि जो है कोई भी कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट कैसे प्रूव किया जाएगा, कोई भी जो है क्या प्राइमरी एविडेंस होता है, क्या सेकेंडरी एविडेंस होता है, ठीक है, और प्राइमरी एविडेंस से कोई भी चीज़ कैसे प्रूव की जाए, कोई भी जो है डॉक्यूमेंट प्राइमरी एविडेंस से ही प्रूव किया जाएगा, लेकिन कुछ केसेस में उसके सेकेंडरी एविडेंसेस भी दिए जा सकते हैं 64 65। ठीक है दोस्तों, फिर भी अगर आपकी कोई चीज़ ऐसी हो जो समझ में ना आई हो, जिसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।